दोस्तों 2019 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर एक रिपोर्ट में बताया कुछ फेक एशियन ट्रैफिकर्स एजेंसी अपने आप को एक्टर्स बताकर और फिल्म वगैरह में काम दिलवाने का बोलकर जापानीज मेल और फीमेल से डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेते हैं। एक बार साइन हो जाए फिर उन्हें ज़बरदस्ती कॉर्नोग्राफी फिल्म्स में काम करवाया जाता है और ब्लैकमेल करते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। 2020 में पॉर्न एंटरटेनमेंट एजेंसी एलए डायरेक्ट मॉडल्स के मालिक डेरिक हे को अरेस्ट किया गया, जिस पर चार्ज था ज़बरदस्ती लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाना। डेरिक हे ने लड़कियों पर प्रेशर डाला हुआ था प्रोस्टिट्यूशन का और धमकी दी थी कि अगर वो मना करेंगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिन 4 लड़कियों ने डेरिक हे के खिलाफ कंप्लेन करी थी वो अभी तक अनोनिमस हैं। उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई कि बाद में इंडस्ट्री के पावरफुल लोग उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। दोस्तों बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकर्स विक्टिम का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जहां कुछ ट्रैफिकर विक्टिम की कॉर्नोग्राफिक फ़ोटो का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि ये काम करो वरना तुम्हारी फैमिलीज़ को फ़ोटोज़ वगैरह दिखा दी जाएंगी और उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह कौन साइट पर सेल करी जाती हैं और फोर्स करा जाता है प्रोस्टिट्यूशन करने पर। दूसरी तरफ कुछ विक्टिम्स को कॉर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के लिए रखा जाता है। अगर विक्टिम में कोई माइनर है यानी बच्चा है या बच्ची तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो है ही, लेकिन ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ में भी आता है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 79% सिर्फ फीमेल शामिल हैं जिनका सिर्फ सेक्सुअल इस्तेमाल किया जाता है। और हैरत की बात यह है जिन कंट्रीज़ से डेटा कलेक्ट किया गया उसमें 30% ट्रैफिकर्स खुद फीमेल्स हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करती हैं और बहुत सी कंट्रीज़ में ये नॉर्मल है। वर्ल्ड वाइड 20% ट्रैफिकिंग विक्टिम्स चिल्ड्रन हैं जो मेजॉरिटी अफ्रीका और मीकोंग रीजन से हैं। मीकोंग रीजन में थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम जैसी कंट्रीज शामिल हैं। दोस्तों ये थी कुछ डिटेल ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे पूरी दुनिया में हो रही है, ये इंडस्ट्रीज़ कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, कौन लोग हैं इन सब के पीछे, कैसे नौजवान यूथ बर्बाद हो रहा है इस इंडस्ट्री की वजह से और उन लोगों को क्या कुछ फेस करना पड़ता है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस इंडस्ट्री की वजह से सोसाइटी पर और पूरी दुनिया पर। चलें समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। I actually didn't know that I had been trafficked until I was told by another girl I was working with in porn that what had happened to me was sex trafficking. Went up on the counter and I just laid there and I cried. Because earlier that day, this old man was on top of me and he was sweating all over me and his sweat would drip into my eyes. And I just look and I just stare at the money. I no longer had friends. I didn't have my family. Money is what I'd have in one hand and a bottle of alcohol in the other when I went to bed. Pornography took everything. Some of the misconceptions are that the men and women in the industry are genuinely happy. I think what people fail to realize is that these people are paid actors and actresses. Just because you see them enjoying something on film, like you don't see the tears that were maybe shed afterwards. You don't see the bruises all over the woman's body after an abusive scene and her crying and feeling like if she hadn't done the scene, she wouldn't have gotten her paycheck. Most people don't see the brokenness behind it. They see the pretend smiles. I was 24 years old when I entered porn. I was a burned out prostitute and stripper. I was a single mom, addicted to drugs and alcohol. And they promised me that I would be kept safe. That porn people are the cleanest people in the world. And that if we get our tests every 30 days for HIV, then I'll be kept safe. Are you sure? Of course, baby, of course we're sure. You'll be safe. After about 30 movies, I got burned and I caught 2 sexually transmitted diseases. 2018, there was like back-to-back suicides. I mean, it was every month. I think it was like 5 or 6 months in a row, somebody was dying. I have probably 15 friends that have died to either suicide or drug overdose. I just lost somebody that I was very close to last year. There's a very high death rate in the porn industry.
दोस्तों आज के दौर में कौन दुनिया भर में और हमारी सोसाइटी में नॉर्मल बन चुकी है। हम लोग जो वीडियोस और पिक्चर्स में देखते हैं उससे ये एज्यूम करते हैं कि जो भी वीडियो में चल रहा है वो स्टार्स अपनी मर्जी से खुशी से कर रहे हैं और उन्हें इसके बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन रियलिटी में पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। सोशल मीडिया पर कौन स्टार अपनी लाइफ को बहुत अच्छा दिखाते हैं और लग्जरी लिविंग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब के पीछे वायलेंस, एडिक्शन, ब्लैकमेलिंग और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों यहाँ 3 मेन रीज़न है कि लोग क्यों कौन इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। फेम, मनी एंड एक्स। कुछ लोग फेम की वजह से इस इंडस्ट्री में आते हैं जिनका माइंडसेट होता है कि यहाँ काम करके हम मशहूर हो जाएंगे तो हमें मूवीज़ वगैरह में भी काम मिल जाएगा और लोग पहचान लेंगे। लेकिन इंडस्ट्री में कदम रखने के कुछ टाइम बाद वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होती, कोई बात करना पसंद नहीं करता ऐसे लोगों से और आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा, पैसे। ज़्यादातर फीमेल जो इस इंडस्ट्री में कदम रखती हैं उनके पास पैसे नहीं होते, जॉब नहीं होती, होमलेस होती हैं और फैमिलीज़ या बच्चों की जिम्मेदारी उनके सर होती है और कुछ लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए जाती हैं। तीसरा रीज़न जो थोड़ा अजीब है, कुछ फीमेल्स एक्स एडिक्शन होती हैं जो बेसिकली हाइपर सेक्सुअली डिसऑर्डर से गुजर रही होती हैं। वो इस इंडस्ट्री में अपने सेटिस्फेक्शन की वजह से आती हैं, लेकिन इसी इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ स्टार की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है और उनकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। जॉन विलारूबिया, एक्स कॉर्न स्टार जिन्होंने 2006 से 2007 तक इस इंडस्ट्री में काम किया, वो बताती हैं मेरा इस इंडस्ट्री में आना मजबूरी थी क्योंकि मुझे अपने 3 बच्चों को पालना था। मैं बेसहारा थी, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो बताती हैं मैंने अपने 1 साल के करियर में प्रोड्यूसर की वजह से बहुत तकलीफ़ों का सामना किया। उनका कहना है मुझे ज़बरदस्ती डीप सीन्स के लिए फोर्स किया गया जिसके लिए मैं एग्रीड नहीं थी। वो बताती हैं शूटिंग से पहले मुझे ड्रग्स और अल्कोहल दी जाती थी और कहा जाता था कि ड्यूरिंग फिल्मिंग ऐसे रिएक्ट करना है जैसे तुम खुश हो और नॉर्मल हो, और मुझे ये सब करना पड़ा दर्द और अजियत से बचने के लिए। मुझे प्राइवेट एज अ प्रोस्टिट्यूशन यूज़ किया गया। प्रोड्यूसर ज़बरदस्ती मुझे डिफरेंट लोकेशन पर अपने दोस्तों के पास भेजा करते थे और मुझे फिल्मिंग के लिए झूठ बोलकर भेजा जाता था। हर सीन मिनिमम 2 आवर्स का होता था बिकॉज उन्हें अच्छे एंगल्स और गुड लाइटनिंग में पिक्चर चाहिए होती थी। मुझे कैमरे के सामने हकीर बनाया जाता था और बोला जाता था कि ऐसे एक्ट करो कि जैसे तुम एंजॉय कर रही हो, अदरवाइज़ कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। मुझे बहुत बुरे और गंदे नामों से पुकारा जाता था मेरे वेट की वजह से। जैन विलारूबिया कोई अकेली विक्टिम नहीं है। इसके अलावा एक्स कॉर्न स्टार एलेक्स, जिसे बाकायदा फिल्मिंग के दौरान पंच मारे गए। एलेक्सा, जिनका कहना है आपको वही सब करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, आप मजबूर हो उनके हाथों। जैसी का कहना है मुझे 104 डिग्री फीवर में ज़बरदस्ती घंटों तक फिल्म बनाने पर मजबूर किया गया और एक मेल एक्टर ने मुझे टॉर्चर किया। एंडी कहती हैं मुझे कोकेन और अल्कोहल का एडिक्ट बना दिया गया। रैगन कहती हैं मुझे टॉर्चर किया जाता था और गले को ऐसे चौक किया कि मैं सांस नहीं ले सकती थी। मैंने कैमरा बंद करने का बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके अलावा दोस्तों अनीता, जैन, जैसी, जियाना, जेनी वाइफ, इनके अलावा भी बहुत विक्टिम्स हैं। अगर सबकी डिटेल्स बताने बैठूं तो घंटों चले जाएंगे और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस शर्म की वजह से सामने नहीं आते और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर और दुनिया से छुप कर रहते हैं। ये सब उसी इंडस्ट्री का हिस्सा थे जो ऊपर से आपको किसी और तरह दिखाई जाती है लेकिन रियल में है कुछ और। दोस्तों यहाँ अगर एसटीडी की बात करें तो एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एसटीडी एक तरह का बैक्टीरिया और वायरस है। जब सेम शख्स मेल हो या फीमेल मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तब ये बैक्टीरिया फैलता है। इसके होने की मेन वजह है प्रोटेक्शन का यूज़ ना करना, स्पेशली ये वजाइनल, एनल और ओरल सेक्स की वजह से फैलता है। अगर एसटीडी बैक्टीरिया को स्टार्टिंग में ही डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन अगर ये टाइम के साथ साथ बढ़ गया तो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। स्क्रीन में आप स्टार्ट को देख सकते हैं। ये वो बीमारियां हैं जो एसटीडी से होती हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि एचआईवी का इलाज पॉसिबल नहीं है लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों यही सेम चीज़ एडल्ट इंडस्ट्री में होती आ रही है। कॉर्न स्टार शॉर्ट टाइम पीरियड में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ एंगेज होते हैं जिसके नतीजे में खासकर एचआईवी और दूसरी एसटीडी डिजीज़ होते हैं और ये नंबर टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरी तरफ कॉर्न इंडस्ट्री में सिर्फ 17% लोगों का रेशो है
जो प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। 2004 के डेटा के हिसाब से 200 में से सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोडक्शन का यूज़ करती हैं, जिस पर कॉर्न स्टार का कहना है हमें ज़बरदस्ती बिना प्रोडक्शन के परफॉर्म करने का बोला जाता है कि अगर काम करना है तो इस तरह ही चलना पड़ेगा। प्रोडक्शन यूज़ ना करने की वजह से STD के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ। 1998 में 4 परफॉर्मेंस को HIV हुआ। इसके फ़ौरन बाद शैरन मिशेल, जो खुद एडल्ट स्टार थी, उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री मेडिकल हॉस्पिटल खोला जिसमें हर महीने कॉर्न स्टार का चेकअप किया जाता था। आज के दौर में जहां मेडिकल साइंस ने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है तो HIV STD को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना आसान है, लेकिन अब भी बहुत केसेस में बैक्टीरिया का मुंतकिल होना सामने नहीं आता। अप्रैल 2004 में जब 3 परफॉर्मेंस का HIV टेस्ट करवाया गया तो वो इफेक्टेड थे। उसी टाइम एक मेल परफॉर्मेंस जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, 3 दिन पहले वो 14 में से 3 फीमेल्स को इन्फेक्टेड कर चुका था। स्टेटमेंट के हिसाब से 80% परफॉर्मर्स STD का शिकार हो चुके हैं सिर्फ कैलिफोर्निया कॉर्नोग्राफी इंडस्ट्री में। फॉर्मर कॉर्न स्टार शैली का कहना है 1994 में मुझे जेनिटल हर्पिस डिजीज़ हो गया था जो नॉन क्यूरेबल है और जिसका इलाज नहीं है, लेकिन मुझे ना उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई ना किसी तरह की कोई हेल्प करी गई। दोस्तों, जेनिटल हर्पिस एक कॉमन इन्फेक्शन है जिसे HSV यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कहा जाता है और बैक्टीरिया स्किन टू स्किन फैलता है और स्किन पर अटैक करता है जिससे ब्लिस्टर और अल्सर जैसी बीमारियां होती हैं और ये नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है। अगर आप लोग चाहें तो गूगल पर इसकी इमेजेस वगैरह देख सकते हैं। कॉर्न स्टार जैन मिर्जा, जिन्होंने 2007 में इंडस्ट्री छोड़ी और पब्लिक को स्टेटमेंट दिया कि वो हर्पिस डिजीज़ से इन्फेक्ट हो गई हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है। फॉर्मर कॉर्न स्टार बेलाटोना कहती हैं 99% ऑफ कॉर्न इंडस्ट्री हर्पिस डिजीज से इन्फेक्टेड हो चुकी है। एक मेल कॉर्नोग्राफर रोको, जिसने 600 फिल्म और 300 फीमेल के साथ परफॉर्म किया, उनका कहना है इंडस्ट्री के हर प्रोफेशनल को हर्पिस डिजीज है, चाहे मेल हो या फीमेल। तानिया बर्लेसन, ऑल्सो नोन एज जर्सी जैक्सन, जिसे क्लामीडिया डिजीज हो गया था उसके करियर के पहले ही साल में। दोस्तों, क्लैमीडिया भी एक बैक्टीरिया है जो एनल और ओरल सेक्स की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स आप स्क्रीन में इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। तानिया ने अपने 3 साल के करियर में 200 मूवीज़ बनाई और उनका कहना था कि हमें अपने टेस्ट वगैरह और मेडिसिन के बिल खुद बेयर करने पड़ते हैं और अगर कोई ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाए तो मिनिमम 8 डेज हम काम नहीं कर सकते। 2000 से 2001 में 825 कॉर्न स्टार की स्क्रीनिंग की गई जिसमें सामने आया 7.7 फीमेल और 5.5 मेल क्लामीडिया और 2% गोनोरिया से इन्फेक्टेड हैं। डॉक्टर शैरन मिशेल ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया ओवरऑल 66% कॉर्न स्टार हर्पिस इन्फेक्टेड, 12 से 28% को STD और 7% को HIV है। दोस्तों, यहाँ एक नेगेटिव इफेक्ट ड्रग एडिक्शन भी है इस इंडस्ट्री में। कॉर्न एक्ट्रेस एरन मूरे का कहना है जो ड्रग्स हमें दी जाती हैं उसमें कोकीन, मैरिजुआना, जेनिक्स, विलियम, विकोडेन एंड अल्कोहल शामिल है ताकि हम अनकॉन्शियस हो जाएं। फॉर्मर कॉर्न स्टार तानिया बर्लिसन का कहना है फीमेल कॉर्न स्टार के फेसेस पे पंचेस मारे जाते हैं और हमें अब्यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग होना आम बात है और ये चलता रहता है। हमें एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, इंसान नहीं। और ये सब ड्रग्स हमें इसलिए दी जाते हैं क्योंकि नॉर्मल इंसान ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, एक मेल कॉर्न स्टार 28 जनवरी 2008 में अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि ड्रग्स मेजर प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री की। अगर कोई इस बात से इनकार करता है तो वो झूठा है। अनगिनत लोग अचानक गायब हो गए, रातों रात लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ दी और कुछ बिल्कुल बर्बाद हो गए ड्रग्स एडिक्शन की वजह से। उनका मजीद कहना है मैंने हर तरह के ड्रग्स देखे हैं, सेट पर, पार्टीज में, कार में और बहुत जगहों पर। वो कहते हैं मेरे अंदाजे से 90% इंडस्ट्री के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स, क्रू, एजेंट्स, ड्राइवर, ऑनर्स, ऑफिस वर्कर्स सब शामिल हैं। मैं सेट पर एक फीमेल के साथ परफॉर्म कर रहा था, ड्यूरिंग फिल्मिंग उसकी लिटरली डेथ हो गई। डेथ की वजह GHB ड्रग का ओवरडोज होना था। दोस्तों, वो कहते हैं इन सब की मेन वजह यह है कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर फीमेल 18 to 20 ईयर्स ओल्ड हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें और जॉब वगैरह करनी पड़ती हैं फास्ट फूड वगैरह या मार्ट में। जो फीमेल्स इस इंडस्ट्री में आती हैं उनके पास ना पैसे होते हैं। यहाँ अगर उन्हें मंथली $10,000 तक मिलते हैं और 5 आवर्स अ डे और मंथ में 10 to 15 डेज काम करना पड़ता है और यही वो स्टेप होता है जहाँ से उनकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू होती है। दोस्तों, माइकल विंस्टन, फ्रैंक रॉट्सकी, डेरिक हे, रॉन कैडवेल, जॉन ब्रेवरमैन, लेज़रो सिरेरो, लियो रैंडविस्की, लैरी फ्लैंड, पीटर एक्वर्ड,
दोस्तों ये हैं वो बड़े नाम जो इस इंडस्ट्री के पीछे हैं। ये लोग इस इंडस्ट्री के साथ साथ इंडिविजुअल वेबसाइट भी रन कर रहे हैं। कैसे और कब चीज़ों को किस तरह चलाना है वो ये सब डिसाइड करते हैं। लोग इनके बारे में नहीं जानते, ना जानने की कोशिश करते हैं। इनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इन लोगों को रेवेन्यू से मतलब है। काम कैसा भी हो, किस तरह का भी हो, बस होना चाहिए और उससे पैसा आना चाहिए। सिर्फ यही इन लोगों की लाइफ का गोल है। दोस्तों आज के इस दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड कर चुकी है, वहीं इंटरनेट पर भी सब कुछ अवेलेबल है। एक वक्त था जब ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर इजीली नहीं मिलती थी, रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी, बहुत सी कंट्रीज़ में बैन होती थी ये वेबसाइट। बहुत से लोग डीवीडीज़ वगैरह का यूज़ करते थे, लेकिन अब सब कुछ एक क्लिक पर आपके सामने है, वो भी बिल्कुल फ्री। लाखों वेबसाइट्स हैं जो वीडियोस वगैरह फ्री में दिखाती हैं, ना सब्सक्रिप्शन मांगती हैं, डाउनलोडिंग वगैरह भी हो सकती है, ना कोई इशू होता है। तो यहाँ सवाल ये है, ये वेबसाइट्स बिजनेस कैसे करती हैं? सबसे पहले तो वेबसाइट्स पर ऐड चलाकर, दूसरा जो लोग इन वीडियोस के एडिक्ट हैं वो जो वीडियो सर्च करते हैं और देखते हैं उस पर भी एड्स चलते हैं, और लोग अपने फेवरेट क्रिएटर को देखना चाहते हैं तो इसके लिए वेबसाइट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफर करती हैं और लालच दी जाती है कि आप अपनी फेवरेट स्टार से प्राइवेट चैट कर सकते हो। लाइव स्ट्रीम्स की जाती हैं जिन्हें आप तब ही ज्वाइन कर सकते हो जब आपके पास सब्सक्रिप्शन हो। बहुत सी वेबसाइट डेटिंग एड्स चलाती हैं जिसमें लोगों को ऑफर दी जाती है कि वो किसी भी फीमेल से चैट कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम पर, और मीटअप भी उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। कुछ वेबसाइट पर HD क्वालिटी कंटेंट पेड होता है और करोड़ों लोग बाय करते हैं। फिर इन वेबसाइट वालों ने अपनी दुकान अलग खोल रखी है जहां ये टॉयज वगैरह, टैबलेट और बहुत सी चीजें सेल करते हैं। ऐसे इनका रेवेन्यू जमा होता है। एवरेज हर शख्स इस वेबसाइट पर मिनिमम 10 मिनट स्पेंड करता है। टॉप 10 वेबसाइट जिनका मैं यहाँ नाम नहीं बता सकता, आप में से काफ़ी लोग समझ जाएंगे। 466 मिलियन से लेकर 2.9 बिलियन व्यूज़ पर मंथ इन वेबसाइट्स पर आते हैं। टॉप 10 मोस्ट वॉच कंट्रीज में अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, फिलीपींस शामिल हैं। दूसरी तरफ सिर्फ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, इजिप्ट, ईरान, टर्की वगैरह शामिल हैं। एस्टिमेटेड एनुअली ये इंडस्ट्री 97 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करती हैं वर्ल्ड वाइड। दोस्तों ये अमाउंट काफ़ी कंट्रीज की GDP से भी ज़्यादा है। 10 to 12 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। आप चाहें तो बाकी डिटेल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों को VR के बारे में पता होगा और बहुत से लोगों ने यूज़ भी किया होगा। बेसिकली VR गेम्स और मूवीज़ के लिए बनाया गया था, जिसका मतलब है वर्चुअल रियलिटी, जो आपको रियलिस्टिक फील दे सके। लेकिन यहाँ VR कॉइन भी बनना शुरू हो गई, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है साल 2025 तक VR एडल्ट कंटेंट से एक्स्ट्रा $1 बिलियन का रेवेन्यू जमा किया जाएगा। कॉर्नोग्राफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि VR से रेवेन्यू मजीद बूस्ट करेगा। जो डाउनफॉल 2010 से 2015 तक आया था वो अब 3.3 बिलियन डॉलर्स तक इंक्रीज होगा। दोस्तों ये एक डीप डार्क इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर इस चीज़ का, और इन सब वजूहात की वजह से हमारे यंगस्टर, टीनेजर्स बर्बाद हो रहे हैं। 2006 में एस्टिमेटेड 13 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जमा हुआ सिर्फ US से। 28,258 लोग हर एक सेकंड में कॉर्नोग्राफी देखते हैं। $3,750 एवरी सेकंड लोग खर्च करते हैं इन वेबसाइट्स पर, जिसमें से 88% वीडियोस के सीन्स फिजिकल ज़बरदस्ती शूट करवाए जाते हैं। दोस्तों इस पिक्चर्स के स्टेट्स को देखें, 90% देखने वाले टीनेजर्स हैं और 96% यंग एडल्ट। 25 ईयर्स और इससे ज़्यादा के 55% लोग मानते हैं कि कॉर्न वीडियोस गलत हैं। दूसरी तरफ ओल्ड एज सिटीजन लोगों का भी सबसे ज़्यादा रेशो है वीडियोस देखने का। 2018 की स्टडी ने बताया 27% टीनेजर्स एडल्ट चैट मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं और 15% उसका रिस्पांस भी देते हैं। 57% टीनेजर हर महीने वीडियो सर्च करते हैं। 51% मेल स्टूडेंट्स एंड 32% फीमेल स्टूडेंट्स टीनेज होने से पहले ही वीडियोस देख लेते हैं। ऑन एवरेज 12 साल का बच्चा पहली बार वीडियोस देख लेता है। 71% टीनेजर अपने पेरेंट्स से ये सब हरकतें छुपाते हैं। 2016 की एक कैनेडियन एडोलसेंट ने बताया कि 45% टीनेजर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हैं। मैरिड लाइफ इफेक्ट की बात करें तो 68% डिवोर्स की वजह इंटरनेट पर ऑनलाइन मीटिंग और किसी से प्यार हो जाना है। 56% का रेशो है कपल में से
किसी एक का कॉर्नोग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ना, 70% वाइफ्स PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हैं। इन सब वीडियोस की वजह से मैरिड कपल के बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। पार्टनर को धोखा देना नॉर्मल सी बात लगती है। फैमिली को बच्चों में इंटरेस्ट नहीं रहता। 2014 की स्टडी के हिसाब से जो लोग मजबूरी में ये सब वीडियोस देखते हैं उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी मुतासिर हुई है बनिस्बत फिजिकल प्रैक्टिस के। ओवरऑल दिस इज़ द राइट टाइम टू क्विट। ये आपको अंदर से बीमार कर रही है। 2 मिनट की फेक सेटिस्फेक्शन 2 इंसान को ये वीडियोस देखकर मिलती है। ये आपके ब्रेन को डैमेज, बॉडी वीकनेस, वीक आईसाइट, हेयर फॉल, मैरिड लाइफ, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट ETC की वजह है। दोस्तों इन दी एंड कहना चाहूँगा ये वीडियो बनाने का मकसद था सिर्फ अवेयरनेस कि दुनिया को स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है वो फेक और टेम्परेरी है। रियलिटी में कुछ और ही हो रहा है। ये एक फेक इंडस्ट्री है जो सोसाइटी को गंदा और यूथ को बर्बाद कर रही है और आम लोग इसके एडिक्ट होकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों हम में से बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के एडिक्ट हैं। मैं यहाँ डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन रिसर्च की बेस पर बोल रहा हूँ। इससे बचें, अपनी नफ्स पर काबू करना सीखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्री टाइम में आउटडोर एक्टिविटी करें, फैमिली को टाइम दें। कभी इन सब वीडियोस का ख्याल आए तो म्यूज़िक सुनें, कोई काम कर लें, बुक वगैरह पढ़ लें, एक्सरसाइज करें, पानी और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। साइंटिफिकली रिसर्च के हिसाब से इंसान का ये सब करने का दिल तब करता है जब उसके ब्रेन डोपामिन एक्टिव होता है और जो उसके ब्रेन की मेमोरी बनी होती है दिमाग वही करने को कहता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।